हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। तो चैप्टर 10 जो है आपका वो हम यहाँ पर जर्नल स्टार्ट करेंगे और जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो बुक जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, यानी उसे हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल को हम और क्या कह सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस के अंदर उसे हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। चलो, तो एक बार मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था जिसमें हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस हुआ, आपका बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ इसके अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे ही प्रोसेस एक बार हम आपको वर्बली शॉर्ट में बता देते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा और इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अब हम याद तो रख पाएंगे नहीं, तो रिकॉर्ड करना होगा कहाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में। तो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी करते हैं। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो है रिकॉर्डिंग यानी जर्नल, है ना। जर्नल के बाद क्या होगा आपका, इसे हम क्लासिफाई कर देंगे यानी क्लासिफिकेशन। ये इसमें हम क्या बनाते हैं, लेज़र, लेज़र बनाते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन के बाद आपका हो जाएगा अगला जो प्रोसेस है इसके आगे वो है समराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, समराइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसे हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसे हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और देन हम इसे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देते हैं यानी कम्युनिकेशन। जी है, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था जिसमें अभी हम क्या जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर, तो जर्नल का, रिकॉर्डिंग में जर्नल का। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन यानी लेज़र में का जो आपका अलग से चैप्टर है, तो लेज़र में का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। चलिए, रिकॉर्डिंग यानी जर्नल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूल को हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच, जो मैंने आपको बताया था। ट्रेडिशनल में अकाउंट को 3 भाग में बांटे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यही था आपका 3 भाग। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, पूरा लिखेंगे नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये था। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यही था आपका रूल। चलिए लिख ही देते हैं थोड़ा सा, डेबिट द
receiver and credit the giver. Debit what comes in or credit what goes out. Debit all expenses and losses और credit all, बस रिवाइज करवा रहे हैं, इनकम एंड गेन। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच से। आपका हो गया जितना भी एसेट है उसका साइड होता है डेबिट, अगर बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। ये था आपका। इसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ का साइड हमेशा होता है क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये आउटसाइड लायबिलिटी की हो, ये आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। इंटरनल लायबिलिटी में क्या आएगा आपका? कैपिटल है तो लायबिलिटी, तो रूल बिल्कुल सेम होगा। कैपिटल का साइड हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। जितना भी इनकम है या गेन है, तो इनकम की बात करें या गेन की बात करें तो इनकम क्रेडिट हमेशा साइड होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। ये होगा आपका। जितना भी अगर एक्सपेंस की बात करें, है ना, तो एक्सपेंस की बात करें तो बढ़ता है तो डेबिट, है ना, डेबिट और एक्सपेंसेस, जितना भी बढ़ेगा डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, है ना। तो ये आपका मॉडर्न अप्रोच से जो मैंने आपको रूल बताया था ये है, और ये है ट्रेडिशनल अप्रोच से। इस रूल को आपका दिमाग में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। चलिए इसको हटाते हैं। ये रूल मैंने डिटेल में बताया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सॉल्व करना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक तरह से कहिए कि डबल एंट्री सिस्टम या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो इसके पहले हम लोगों ने रूल पढ़ा तो उसी पर ये बेस्ड है। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया है लास्ट चैप्टर में। वेजेस अकाउंट इज, चूँकि मुझे सारा 1 बाय 1 करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको जिसका ज़रूरत होगा आप उसे देखोगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया आउटस्टैंडिंग, हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या ये ऑप्शन होगा बी नॉन पर्सनल अकाउंट, जो लिखा है वही लिख दे रहे हैं। इसके बाद कह रहा है सी अनरियल अकाउंट, और डी कह रहा है नॉमिनल अकाउंट। वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है तो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा है? आउटस्टैंडिंग, यानी किसी पर्सन को वेजेस किसी पर्सन का बकाया है, देना बाकी है, तो ये इनडायरेक्टली किसी पर्सन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? तो किसी पर्सन को। इसलिए ये अकाउंट जो होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। नॉन पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है, जिसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट आता है, तो ये भी नहीं होगा। अनरियल अकाउंट कुछ नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत होगा। नॉमिनल अकाउंट तो खैर है ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट तब होता जब सिर्फ वेजेस होता, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 2, drawings account is drawings account is A। फिर लिखता है नॉन पर्सनल अकाउंट, बी। रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट, सी फिर लिख दिया है नॉन पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो सी हम दूसरा ऑप्शन कर देते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट ये होगा, और डी मान लो कर देते हैं आपका, या तो आप पर्सनल अकाउंट कर दीजिए, रियल अकाउंट तो लिख ही दिए हैं, ठीक है, नन ऑफ दिस कर दीजिए, नन ऑफ दिस, या यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते थे। तब आपका क्या होता है बताइए, ड्राइंग्स क्या होता है? बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है। बिजनेस, जो भी बिजनेस के अंदर आता है वो कैपिटल होता है, और जो भी बिजनेस से निकालता है वो एक तरह से कैपिटल विड्रॉवल ही है, यानी कैपिटल ही उससे रिड्यूस होता है। तो जब कैपिटल लगाता है तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। सपोज मान लो 10,000 लेकर आया तो 10,000, और जब निकालता है कैपिटल अपना, कैपिटल यानी कि जब ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए मान लो कैश विड्रॉ कर लिया तो ये ड्राइंग्स हो गया। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी निकालता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, चाहे गुड्स निकाले, एसेट निकाले या कैश निकाले। तो फिलहाल कैश की बात कर रहे हैं। तो क्या डेबिट होगा? डेबिट क्या होगा? निकाल रहा है तो जब लाया था तो कैपिटल बढ़ा था, और जब कैपिटल बढ़ता है लायबिलिटी बढ़ता है, इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब घटता है तो डेबिट होता है। इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए जब बिजनेस में लाया 10,000 तो बिजनेस के ऊपर 10,000 से लायबिलिटी बढ़ा, और जब ये निकाल लेगा 2,000 तो बिजनेस में कितना बचा 8,000, यानी 2,000 से बिजनेस के ऊपर का लायबिलिटी तो कम हुआ ना। तो जब लायबिलिटी कम होता है, घटता है, तो उससे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिजनेस के ऊपर 2,000 का लायबिलिटी कम हुआ क्योंकि पैसा ऑनर ने 2,000 निकाल लिया। तो कैपिटल जब लायबिलिटी बढ़ा था तो क्रेडिट किया, जब घटा तो डेबिट कर दिए। यही तो मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको बताया था। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी। जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब पैसा लगाया था तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा था, इसलिए कैपिटल को हमने 10,000 से डेबिट किया था। 10,000 से लायबिलिटी बढ़ा बिजनेस के ऊपर, और जब 2,000 रुपये निकाल लिया तो लायबिलिटी क्या हो गया, घट गया, है ना, घट गया तो डेबिट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और क्या करेंगे, क्या चला गया बिजनेस से, कैश, तो कैश क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से। अब अगर आप इस एंट्री को देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा अचानक से कि एक झटके में देख करके कि ये ऑनर ने कैश विड्रॉ किया। हालांकि एक झटके में पता तो आपको चल ही जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है यहाँ पर, लेकिन एक झटके में पता चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अगर ऑनर विड्रॉ करता है पैसा, अगर पर्सनल यूज को निकालता है तो उसके लिए एक नया वर्ड क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको जो है वर्ड जो बताया गया है अकाउंटिंग में, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में दिया गया है, वो आपका ड्राइंग्स दिया गया है। ड्राइंग्स बोला गया है कि जब ऑनर कोई भी अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ बिजनेस से निकालता है तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। तो इस कैपिटल की जगह पर ये कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, लेकिन बोलिए कि इसके ऊपर एक पर्दा लगा दीजिए, किसका, ड्राइंग्स का। है एक्चुअली में कैपिटल ही, ड्राइंग्स जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग्स होगा। इसके पीछे क्या है, कैपिटल ही है, बस हम ड्राइंग्स लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली में कैपिटल ही है। तो अब बताइए कि जो कैपिटल है बिजनेस में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को यानी पर्सन को। तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, यानी जो कैपिटल है वो अपने ऑनर को, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो जो ड्राइंग्स है, जो ड्राइंग्स पैसा निकाला है ऑनर ने, तो इस 2,000 का जो ड्राइंग्स किया है, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है 2,000 का, इसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, तो पर्सन को। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा कौन सा, ड्राइंग्स और कैपिटल। अब बताइए, ड्राइंग्स अकाउंट इज नॉन पर्सनल अकाउंट, नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। रियल अकाउंट तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिख देते मान लीजिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो ये भी सही था, ड्राइंग्स और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट ही है, लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन ये है, इसे आप टिक करोगे, ठीक है। बाकी रियल अकाउंट और नॉन पर्सनल अकाउंट तो है नहीं। नॉन पर्सनल का मतलब यहाँ कहने का मतलब हो गया कि रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है, तो ये तो है नहीं आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे अभी।
बैंक अकाउंट इज, कहीं ना कहीं पिछला चैप्टर्स आपका लिंक ही है, उसमें रूल पढ़े थे, इसमें जर्नल के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर टाइप का रहेगा। बैंक अकाउंट, अकाउंट इज क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉन पर्सनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, और डी अनरियल अकाउंट। बोलिए। क्या होगा आपका? बैंक, बैंक जो है आपका वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में हम लोगों ने बांटा है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, है ना। एक तो हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और इसके बाद क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल, ये 3 भागों में बांटे हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या हो जाएगा आपका? राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, ये सब हो जाएगा। आर्टिफिशियल में आपका जितना भी कंपनी है, जितना भी पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम के अकाउंट को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपका क्या आएगा? एक आपका बैंक अकाउंट भी आएगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आएगा। और रिप्रेजेंटेटिव में जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, या ऐसे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब कुछ आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी और रेंट, ये आर्टिफिशियल जितना भी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ये सब कुछ आपका आएगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे इसको। देखिए क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पर्सन की तरह बिहेव करता है, लेकिन पर्सन है नहीं, वो एक जिंदा इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और नेचुरल, राम श्याम गीता जितना भी नेचुरल पर्सन है, उसके नाम से अगर कोई अकाउंट है तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। तो बैंक अकाउंट इज आएगा किसके अंदर? है तो आर्टिफिशियल, लेकिन है क्या? पर्सनल अकाउंट है तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर बोलेगा कि क्या ये पर्सनल अकाउंट है, तो बिल्कुल राम श्याम गीता अकाउंट जितना भी है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन है कहाँ से? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट को टिक करो, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं पहले भी। 3 के बाद 4, गुडविल अकाउंट क्या है? इज इंटैंजिबल रियल अकाउंट, बी है पर्सनल अकाउंट, सी है नॉन पर्सनल अकाउंट,
डी कहता है आपका अनरियल अकाउंट। और मान लो कि एक ऑप्शन हम और अपने से बढ़ाते हैं, ई में बोल देगा रियल अकाउंट। तो क्या होगा, देखिए गुडविल क्या है आपका, एसेट को हम शॉर्ट में ही सारा लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। एसेट को दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया आपका नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट है ना, या लॉन्ग टर्म एसेट उसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे फिक्स एसेट। इसके बाद एक था आपका करंट एसेट। फिक्स एसेट को दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया टैंजिबल फिक्स एसेट और एक हो गया आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट। दो भाग में बांटे थे हम इसको, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। टैंजिबल बिल्डिंग फर्नीचर है ना, टैंजिबल में क्या था, बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी और जितना भी आपका टैंजिबल है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसे, लैंड वगैरह ये सब आ गया। इनटैंजिबल में क्या था आपका, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है ना, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, फ्रेंचाइजी, ये सब कुछ आपका आता है। तो गुडविल आपका किस में आ गया, इनटैंजिबल आपका फिक्स एसेट के अंदर आ गया। और जितना भी एसेट है वो सब कुछ किसके अंदर आता है, तो ये आता है आपका रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोलता है कि गुडविल क्या है, तो बताइए गुडविल क्या है, क्या ये टैंजिबल है, नहीं इनटैंजिबल है। तो इनटैंजिबल और सब कुछ किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर, तो इनटैंजिबल रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे क्या रियल अकाउंट को आप टिक कर सकते थे, सिर्फ रियल अकाउंट को यहाँ पे मान लीजिए रियल अकाउंट भी लिखा है और इनटैंजिबल रियल अकाउंट लिखा है, दोनों में से किसको टिक करेंगे, दोनों सही ऑप्शन, रियल अकाउंट भी है, लेकिन इसमें ये आपका क्लियर नहीं किया है कि ये टैंजिबल है या इनटैंजिबल है, और यहाँ पे एक बात क्लियर कर दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। जबकि ऑप्शन ई भी आपका सही है, गुडविल आपका रियल अकाउंट होता है, लेकिन ज़्यादा सटीक क्या है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट, इस पर आप टिक करोगे। बाकी पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, नॉन पर्सनल और अनरियल अकाउंट है नहीं आपका, और रियल अकाउंट है बट ज़्यादा सटीक इनटैंजिबल रियल अकाउंट, तो इसमें टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आप सॉल्व करना जब पूरे चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ लोगे, है ना, इसके बाद, क्योंकि पता चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बैठे और पूरे चैप्टर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो हर क्वेश्चन को आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपका। ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट्स आर ए recorded in books, recorded in the books B, not recorded in the books C, not used है ना for determining the net profit, और डी कहता है आपका used for specific purpose in accounting। ट्रेड डिस्काउंट को दो भागों में हम लोगों ने बांटा था, एक था ट्रेड डिस्काउंट और एक था आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोगों ने क्या किया था, इसका कोई भी हम अलग से जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, बल्कि
जो कैटलॉग प्राइस है या जो मार्क प्राइस है उसमें से हम डायरेक्टली लेस करते हैं, इसका हम अलग से कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। और ये जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों पे दिया जाता है। तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट कब है? जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, अदरवाइज आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। और कैश डिस्काउंट का हम अलग से जर्नल एंट्री यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, अलग से जर्नल एंट्री उसके लिए पास करते हैं। तो ये था आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? क्या उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अलग से? तो हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, है ना, बल्कि डायरेक्टली हम मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस से जो है लेस कर देते हैं। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। और एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे, नॉट यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के इसके लिए ये भी आपका कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहा है कि जब हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं तो हम एक तरीके से उसको डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के लिए। लेकिन ज़्यादा आपका ऑप्शन ये सही है, क्या कहता है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, कहीं दिखाते ही नहीं हैं। ये ज़्यादा अच्छा आपका ऑप्शन है। रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन अकाउंटिंग नहीं, नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। यही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लो और डिटेल में रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के खुद से बैठोगे। नहीं समझ आएगा तब आप वीडियो देखोगे, है ना। बस, तो क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।